मैं पीयूष राज, मैं अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल बीपीएससी वाला लड़का करके है। आप सभी सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सपोर्ट आप ही लोगों को करना है, बशर्ते मेरे में वो टैलेंट देखिए तब सपोर्ट कीजिए, ऐसे नहीं करना है। हम लोग देखते हैं पहले क्या पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या और पढ़ क्या रहे थे पहले। हम लोग जो है राजनीतिक शास्त्र पढ़े थे और राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जान रहे थे। उसका लेक्चर 1 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसका जो है जो आदमी न्यू अभी देख रहे हैं लेक्चर 2, ये लेक्चर 2 बन रहा है। ये लेक्चर 1 जो है जो नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर 2 के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रारूप समिति। पुरानी चीज को भूल जाना, यहीं से मेरा जिंदगी बन रहा है, यही सोच करके पढ़ना है, समझना है, देखना है, जो भी करना है। हम समझते हैं कि हम कुछ पहले रिटर्न करके लिख ले तो हमको समझाने में बेटर रहेगा, ताकि हम भी अच्छा से समझा सके। क्योंकि हम भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, न्यू है, बस कंसेप्ट क्लियर करना है, यही बात है। क्या इसमें क्या होता है मैम, प्रारूप समिति के बारे में पहले हम जानते हैं। टोटल प्रारूप समिति क्या था, इसमें क्या हमारे संविधान का जो है प्रस्तावना, प्रारूप, प्रस्तावना नहीं, प्रारूप जो है सबसे पहले जो लिखे थे वो बी.एन. रॉय लिखे थे। उसमें कितना आर्टिकल मतलब अनुच्छेद थे, तो 243 अनुच्छेद थे और अनुसूचित 13 थे। आज पे देखते हैं ये जो है आपको बताया गया कि मतलब ये यहाँ तक हुआ था। हम लोग इस समिति के बारे में जानेंगे कि हम लोग इस समिति में क्या क्या हुआ था, क्या क्या बात हुई थी, क्या ऐसा बात हुआ था। वह काफी इंटरेस्टिंग है, देखते जाइए ना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ये मेरा मानना है। शायद आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा, ये भी मेरा मानना है। ये प्रारूप समिति में सबसे पहले क्या हुआ, 3-4 लोग का विचार विमर्श होना चाहिए ना। तो अन्य व्यक्ति देखते हैं कौन कौन था इसमें, बी.एन. रॉय के अलावा तो अन्य व्यक्ति इसमें 3 व्यक्ति थे। रिटर्न करते हैं तब समझाने में अच्छा लगता है। देखिए हम पढ़े हैं वही पढ़ा रहे हैं, हम अपने से न्यू कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो गलती हो तो आप हमको कांटेक्ट करके हमको बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको गलती हो रही है, आपसे मिस हो रहा है, तो हम उस चीज़ को अगले वीडियो में पूरी लगनता के साथ सुधार कर लेंगे उस चीज़ को।
कुछ नाम ऐसा है जो उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, पर लेकिन वहाँ पे बोलेंगे समझाने में जो बोलने लगेंगे तो अलग अलग नाम से हम जानेंगे। हाँ ठीक है, उसको पूरा हम बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। रिटर्न करूँगा। उतना टैलेंट हमें नहीं है कि आपको हम ज़्यादा देर तक रोक सके वीडियो को, मतलब आपको इंटरेस्टिंग गप कर करके। अनुभव आएगा तो हम खुद करेंगे, अभी तो बच्चे हैं ना, तो प्रयास कीजिएगा कि अच्छा ना भी लगे तो थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रारूप समिति को जो है, सबसे पहले जो प्रारूप लिखे थे उसी का जो विश्लेषण जो करने के लिए एक सभा बैठी थी, एक समिति बनी थी, उसको बोलते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति में हम लोग देखते हैं उसको अदर नाम क्या क्या नाम से जानते हैं। प्रारूप समिति को हम लोग पांडु लेखन समिति के नाम से भी जानते हैं, पांडु लेखन समिति, मसोद समिति और मसविदा समिति। और देखते ये गठन कब हुआ था, इस चीज का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947, मतलब 29 अगस्त 1947 में। अध्यक्ष कौन थे इस समिति, मतलब इस समिति का, प्रारूप समिति का, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और इस समिति में 6 और सदस्य थे जो इस प्रकार हैं नाम उसका, तो देखते हैं नोट। मैं नाम बोलता हूँ, आप वॉइस को रिकॉर्ड करके मतलब याद करो कि आप उस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक ना। गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट में अलविदा कृष्णा स्वामी। उसके बाद आता है मोहम्मद सदा अली। उसके बाद आता है के एम मुंशी, इसका पूरा नाम जान लेते हैं हम लोग, कन्हैया लाल मानिक लाल मुखर्जी, ठीक ना। उसके बाद टीटी कृष्णा, जो कि ये जो है डीपी खैतान के मृत्यु के बाद टीटी कृष्णा मर्चारी को लाया गया था, ठीक ना। उसके बाद एन माधव राव यानी तो तक लिख के हम छोड़ दिए। एन माधव राव जो है ये तो बीआर मिल के स्थान पर प्रारूप समिति में लाया गया था, ठीक ना। इसको एन माधव राव मतलब इसका पूरा नाम है, हाँ सॉरी, एन माधव राव ही था, इसका पूरा नाम पता नहीं, अब पता कर लीजिएगा यदि इंटरेस्टिंग होंगे तो आगे। इस प्रारूप समिति का सबसे खास बात है, इसमें मुस्लिम लीग के एक ही मेंबर थे, एमएल मतलब मुस्लिम लीग के एक मेंबर थे। और जो है, और एक खासियत बात ये क्या है कि ये भी कांग्रेसी भी एक थे, के एम मुंशी, ठीक ना। तो प्रारूप समिति को उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा तरीका से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो हम प्रयास करते हैं कि कम समय में अच्छा कंसेप्ट के साथ समझ करके आगे बढ़े, और समय भी कम रहे और समझ में भी ज्यादा आए। बहुत
देखिए आप इंटरेस्ट लीजिए ना पढ़ने में, देखिए मजा आ जाएगा पढ़ने। अब मजा लेना नहीं चाहते आप, मजा लेना चाहते हैं दोस्त के साथ में, तो मोबाइल के साथ में, किताब के साथ मजा लिए हैं कभी? अच्छा दिल से लीजिए तो किताब के साथ में मजा, देखिए क्या मजा आता है। अब वो जमाना खत्म हो गया, अपना लोग बच्चे थे तो पहेली आता था, जूनियर जागरण आता था, कितना पढ़ने में इंटरेस्टिंग रखते थे। अब वो सब चीज पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, क्या बता सकते। तो देखते हैं ये क्या बात हम लिखे हैं बोर्ड पे, इसको समझते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1940 में दो बुक लिखे थे, दो पुस्तक लिखे थे। एक का नाम था पाकिस्तान विभाजन पर विचार, और एक बुक का नाम था हिंदू धर्म की पहेलियां, सॉरी पहेलियां। ओके, तो इस कंसेप्ट को तो कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हो आया होगा, समझ में ऐसा लग रहा है। संविधान सभा का अधिवेशन देखते हैं हम लोग, पढ़ेंगे टॉपिक में हम लोग का जो है न्यू टॉपिक जो आ रहा है वो संविधान सभा का अधिवेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं। अधिवेशन मतलब क्या होता है समझ सकते हैं, या इससे पहले वाकिफ नहीं है तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, यदि सटीक हो तो और बेटर कंसेप्ट हम क्लियर करें। अधिवेशन देखें, अधिवेशन मतलब होता है सभा, जहाँ पे मतलब देखते हैं सत्संग और होता है गाँव घर में, या अखिल भारतीय अधिवेशन, ये सब समझ रहे हैं कंसेप्ट, आपको समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, संविधान को बनने में कितना, ये तो हमको लगता है सबको पता होगा। संविधान को बनने में आपको देखते हैं 2 वर्ष, सबको याद है लेकिन हमको याद नहीं है, क्या करें, देख करके लिखना पड़ रहा है। 11 महीना और 18 दिन। हमको नहीं लगता है कि जिसको ये याद नहीं होगा और आज के बाद वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन, इसको ऐसे आप रिमेम्बर कर सकते हैं। 2 ये वाई लिख दीजिएगा, 2 इसमें कितना ऐड कर रहे हैं तो 11 हो रहा है, देखते हैं हम लोग कितना 9, तो इसमें लिख दिया 9, सॉरी ऐसे करके मतलब 9 मंथ ऐसे करके ऐड कर दीजिएगा इसमें, ठीक ना। 9 ऐड कीजिएगा तो 11 मंथ हो आ जाएगा। 9 ऐड करना, एक ट्रिक को अप्लाई करके आप याद कर सकते हैं, ऐसे नहीं जानने का, ऐसे याद नहीं कीजिए। और 11 में कितना 7 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, तो इस तरह से आप रिमेम्बर कर सकते हैं, आपको ट्रिक बता रहे हैं। और इसका जो पहली बैठक हुआ था कब हुआ था देखते हैं, इसके बारे में जो चर्चा होने का पहला बैठक जो हुआ था, वो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ये स्टार्टअप वाला है, जब संविधान का लिखना स्टार्टअप हुआ था। और सेकेंड देखते हैं इसका जो दूसरा जो बैठक हुआ था, पहला बैठक कितना हुआ था और दूसरा लास्ट में जो है वो 24 जनवरी 1950 में हुआ था। ओके, तो हम लोग समझ रहे हैं कि मतलब कंसेप्ट क्लियर हुआ है। इस कंसेप्ट को क्लियर कर पाए कि नहीं, मतलब ये जो 2 वर्ष की अवधि है, ये यहाँ से स्टार्टअप हुई थी और ये 18 दिन की जो अवधि है यहाँ पे आके खत्म हो गई, ठीक है। हम लोग देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। और देखते हैं बहुत अच्छा क्या बताएं, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में भी।
उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। 19 अब देखिए, किसी भी इंसान से जुड़े रहने के बाद ना कुछ नया चीज जरूर सीखने को मिलता है। ये चीज हम अपने लाइफ में प्रैक्टिकली देखे हुए हैं। और आप जिसको जिस नजर से देखेंगे आपको वैसा ही दिखाई देगा। क्या लिखा रहता है, आप हिंदुस्तान पेपर पढ़ते होंगे तो उस पर क्या लिखता है, लिखा रहता है तरक्की को चाहिए नई नजर, सॉरी तरक्की को चाहिए नया नजरिया, ऐसे कुछ लिखा रहता है। तो तरक्की आपको चाहिए, मतलब तरक्की मतलब आपने विकास चाहिए, आपको विकास करना हो तो नए नजरिए नए सिरा से देखना पड़ेगा किसी भी चीज को। जिस सिरा से सब दिन से देखते हैं उससे आगे देखिए, तब कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ये इसमें जो है ना, ये जो इतना दिन का काल था इसमें 11 बैठक हुआ था। कितना? 11 बैठक। 11 बैठक मतलब समझ रहे ना, 11 बार इस पे विचार विमर्श किया गया एक जगह बैठ करके सब आदमी का। लेकिन इसका जो है ना, इसको भंग नहीं किया गया था। तो इसको जो है भंग करने के लिए जो बैठक हुई थी 12वीं बैठक में पूर्णतः भंग कर दिया गया था। ठीक ना, समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 12वीं बैठक जो हुई थी, ये 12वीं बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में। ठीक ना, ओके। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से। तो आगे चलते अब हम लोग इस बैठक में क्या क्या हुआ था। कौन सा बैठक है भाई? तो देखते हैं कोई कौन सा बैठक आ रहा है, कौन सा बैठक था, उसमें क्या हुआ, क्या चीज करना है, वो चीज हम लोग देखते हैं। 24 जनवरी 1950 का बैठक में। ठीक ना, इस डेट में क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या क्या हुआ था, कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा तब ना ये डेट लिखा गया बोर्ड पे, ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा भाई। संविधान सभा को जो है, संविधान जो सभा था, संविधान सभा को भंग कर दिया गया। ठीक ना, संविधान सभा को भंग कर दिया गया। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक ना, नेक्स्ट देखते हैं इस डेट में क्या, इसी डेट में क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति मतलब अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया। सॉरी, निर्वाचित हुए थे, निर्वाचित किए गए थे। ठीक ना, सदन में जो है इसको निर्वाचित किया गया था पहली बार। कब? तो 24 जनवरी 1950 को निर्वाचित होकर के आए थे। उससे पहले क्या थे, ऐसा माना गया था कि यही रहेंगे, लेकिन इसमें निर्वाचित हुए थे। ठीक ना, इस डेट में। और इस संविधान सभा के बैठक में 15 ओमेन मतलब 15 ओमेन औरत भी शामिल हुए थे, महिलाएं। और देखते हैं, और इसमें देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपको, बीपीएससी वाला क्वेश्चन, बीपीएससी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इस संविधान सभा की इस बैठक में बिहार से, बिफोर बिहार से कितने सदस्य थे? तो 66 मेंबर, मतलब मेंबर भी सदस्य थे। ठीक ना, अब देखिए ये सब आप मेरे लिखने का तरीका को समझिएगा ना तो आपको याद करने में सहूलियत होगा। अब देखिए सदस्य लिखते, उससे बढ़िया इंग्लिश में मेंबर हम लिख दिए, मजा आ गया पढ़ने में। यही है यूनिक, बी फॉर बिहार। तो यही बात है। हाँ, नेक्स्ट देखिए इस संविधान सभा के बैठक में कितने सदस्य मतलब साइन किए थे उस प्रारूप, मतलब उस साथी पे क्या कहते हैं, हस्ताक्षर संविधान सभा में कितने लोग किए थे, कितने सदस्य किए थे? तो वो किए थे 284 सदस्य, मतलब इतना मेंबर इस बैठक में शामिल होकर के अपना साइन किए थे। और कुछ बैठक और सदस्य कितने थे, इतना तब उस समय में इतना 389 मेंबर थे, और उसमें से साइन कितने किए थे भाई? 284। ओके, तो हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं और मजा आने वाला है। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का लागू कैसे हुआ था। संविधान सभा का लागू होना टॉपिक नहीं है, नहीं समझे, वो टॉपिक अपना लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए
अपना लोग जो कोई वर्क करते हैं या कल का जो कोई वर्क किए थे, रिमेम्बर किस आधार पे करते हैं उसको, या उसके बारे में किस आधार पे जानते हैं, या बचपन चाइल्डहुड में जो आप कौन कौन हरकत किए उसको किस आधार पे जानते हैं। कोई कोई मैन पॉइंट बनाते हैं, मैन टॉपिक बनाते हैं, बचपन की यादें, तब उसको बताते हैं इसमें यहाँ पे ये किए वहाँ पे वो किए। तो वही बात है, वो टॉपिक बना हुआ है संविधान सभा का लागू होना। देखते हैं हम शॉर्ट में लिखते हैं संविधान का लागू। समझ जाइएगा आप, समझ वॉइस को सुनिए ना, इतना बोर्ड पे लिखना उतना मायने नहीं रखता है। पहले देखते हैं आंशिक रूप से कब लागू हुआ था। आंशिक मतलब उतना नहीं, प्रभावी रूप से नहीं, हल्का फुल्का मतलब यूज हुआ था। नवंबर 1949 में, और ये राजस्थान में लगा था पहले, राजस्थान में, ठीक ना। वॉइस को मैच कीजिएगा, ठीक ना, मतलब रिटर्न को मैच नहीं करना है आपको वॉइस। और इसके बाद में फिर पूर्ण रूप से लागू हो गया, पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या क्या हो रहा है। हम लोग जो है इस डेट को हम लोग पहले विविध दिवस के रूप में मनाते थे, विविध दिवस के रूप में मनाते थे, ठीक ना। और अब किस दिवस के रूप में मनाते हैं, गैस कीजिए आप लोग भी, किस दिवस के रूप में मनाते हैं बताइए। रिमेम्बर हुआ नहीं आया, देखते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती पर इसको उस दिन से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। किस दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में ऐसा मनाते हैं, ठीक है ना। निर्णय लिया गया, वही बात है। आंशिक रूप से जो लागू हुआ था उससे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन लगा था वो देखते हैं। अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल्स, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। तो देखते हैं ये जो आंशिक रूप से जो लागू हुआ था तो उसमें कौन कौन अनुच्छेद लागू हुआ था, देखते हैं। अनुच्छेद लागू, बात समझ रहे हैं, मेरी वॉइस को समझिएगा, इस पे नहीं। मैं रिटर्न क्या कर रहे हैं वो आपको इसे हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा बोर्ड का हेल्प करेंगे, तो उनको बोर्ड का हेल्प भी नहीं लेना पड़ेगा। जैसे यदि आप एक्टिव रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है टोटल जो है 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। आंशिक रूप से 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था, और जिस अनुच्छेद के थ्रू ये लागू हुआ था उस अनुच्छेद को मिला करके टोटल 16 अनुच्छेद हो जाता है। ओके, ठीक है ना। तो कितने अनुच्छेद लागू हुआ था, तो 16 अनुच्छेद, 16 आर्टिकल स्टार्ट हुए थे जो आंशिक रूप से संविधान में लागू किया था। इसमें देखते हैं कौन कौन अनुच्छेद था। तो पहला था नागरिकता। मेरे पास जो है ना, आपको फेस कर पाने के लिए टाइम, उधर जब तक में हम आपको फेस करेंगे तब तक में हम इधर लिखेंगे। टाइम ज़्यादा, वीडियो बन रहा है ना, इसीलिए करके हम सोचते हैं कि ज़्यादा आपको वॉइस से आपको फेस करवाए, माइंड से फेस टू फेस करना उतना मायने नहीं रखता है। साउंड टू साउंड और आपका हेयर, सो ये ईयर कनेक्ट रहेगा ना, और माइंड उससे कनेक्ट रहेगा तो सारा चीज़ सॉलिड घुसेगा। आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9। नागरिकता का जो था आर्टिकल, ये नागरिकता का था, नागरिकता का अनुच्छेद ये 5, 6, 7, 8, 9 लागू किया गया था, नेट तक लागू किया गया था। सॉरी, फिर आज लाइट कटअप हो गया। प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को लाइट, एक मिनट लाइट पे ही रहना है। उम्मीद करते हैं कि लाइट आ गया, देख लेते हैं हम भी। कैमरा कोई देखने वाला नहीं है, बिकॉज सिंगल हूँ, इसीलिए करके वीडियो में देखिए थोड़ा सा एडिट फिडिट हम नहीं कर पाते हैं, बढ़िया आता ही नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है। दो बात है, सॉरी, आता तो करने के लिए तो हर एक इंसान हर एक चीज़ कर सकता है, लेकिन
टाइम ही नहीं है। देखते हैं। तो नागरिकता का 5 से 9 तक लागू किया गया था। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति का P4 प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का भी एक्ट लागू किया गया था, एक प्रेसिडेंट का शपथ का एक्ट, ठीक ना। प्रेसिडेंट का शपथ का एक्ट जो लागू किया था वो आर्टिकल 6 में लागू किया गया था, ठीक ना। आर्टिकल 6 वो तो बोला हुआ है ये। उसके बाद भारत का नियंत्रण आयोग, भारत इतना तो बात को हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो नागरिकता का एक्ट 5, 6 से 6, 7, 8, 9 लागू किया गया था, और प्रेसिडेंट का एक 6 में लागू किया गया था। भारतीय नियंत्रण आयोग 324 का आर्टिकल लागू किया गया था। महत्वपूर्ण परिभाषा 366 और 367 आर्टिकल लागू किया गया था। अंतरिम राष्ट्रपति का ये 380 में आर्टिकल में लागू किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही लागू था, ठीक ना, और वर्तमान में अभी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक आएगा। ये अब तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। उससे पहले मतलब ये तो हुआ कि देश तो हम लोग डायरेक्ट एक्ट को पढ़ते हैं, ठीक ना। कौन कौन एक्ट क्या क्या था। 1734 का रेगुलेट एक्ट, 1734 का रेगुलेट एक्ट को जो है दूसरा नाम से भी जानते हैं, नियामक अधिनियम। एक्ट को क्या बोलते हैं? अधिनियम। इसमें जो है इस एक्ट में क्या हुआ था, गवर्नर को जनरल गवर्नर नाम दे दिया गया था इस एक्ट के तहत। देखते जाते हैं हम। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को 2 अधिक्षण क्षेत्र भी दिया गया। एक बम्बई था, बम्बई, दूसरा मद्रास, मतलब उसको देखभाल कर सकता है, ठीक है ना, इस अधिनियम के तहत।
और इसी अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं, सर्वोच्च स्पेल में प्रॉब्लम आ रहा है क्यों? हाँ वहाँ पे नोट्स में गलत था। तो सर्वोच्च न्यायालय बना था, और ये कितने ईस्वी में बना था भाई देख लेते हैं। 1774 की बात है ये सर्वोच्च न्यायालय बने थे। कहाँ बने थे? कलकत्ता में। हम लोग देखते हैं 1773 का जो अधिनियम था, इसको रेगुलेट एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम भी बोलते हैं, रेगुलेट अधिनियम। इसको दूसरा नाम से नियामक अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में क्या हुआ था, गवर्नर जिसको बोलते थे उसका नाम को चेंजिंग करके जनरल गवर्नर बोल दिया गया, गवर्नर जनरल इसको बोला गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल, ये जो था ना पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल। और इसको जो है ना, इसका जो क्षेत्र है, इसको बॉम्बे और मद्रास में भी अधीक्षण जनरल देख सकता है, उसका नहीं होता है। और इसी अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं, वो स्थापित हुए थे। और ये 1774 ईस्वी की बात है, और ये कहाँ खुली थी? कोलकाता में। इसका कुल सदस्य कितने थे? तो 4 सदस्य थे। आपसे पूछेगा कुल सदस्य तब 4 बोलना है, वैसे नहीं तो 3 ही सदस्य है। यदि मुख्य न्यायाधीश को जोड़ दिया जाए तब 4 होता है, ठीक ना। मुख्य न्यायाधीश जो थे इस कोर्ट का, उसका नाम था सर एलिजा इम्पेल, ठीक ना। और तीसरा जो अलग नंबर था उसका नाम जान लेते हैं, चैम्बर्स लेविस्टर हाइट, ठीक ना। और देखते हैं इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो भारत में अपनी सत्ता को जो है वो अपना काफी मजबूत बना लिया इसी अधिनियम के तहत। नहीं होता है कि मतलब हमारा कंपनी है वो बहुत मजबूत कर लिया। और देखते हैं हम लोग संविधान सभा में कार्य क्या बने इसके बाद। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ये मेरा मानना है। देखते जाते हैं। हम लोग एक्ट के बारे में ही पढ़ते हैं, समझे। जाके जहाँ से क्वेश्चन आएगा हम उसी चीज को टेकअप करते हैं, जो हमारे दिमाग मेरे हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। 1784 का
फिट्स एक्ट पढ़ते हैं, ठीक ना। एक्ट मीन्स अधिनियम, ठीक ना। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी तभी राज कर रही थी अपना लोग पे राजनीतिक तरीका से और क्या कहते हैं कानूनी तरीका से, जो सारा चीज से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना लोग पे अति कर रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस अधिनियम के तहत क्या किया, दो हिस्सा में, एक ही कंपनी के से दोनों काम होता था, राजनीतिक और व्यापारिक। तो इसको अगर बदल दिया इस एक्ट के तहत, व्यापारिक काम अलग कोई करेगा, व्यापारिक और राजनीतिक कोई और करेगा। तो देखते हैं क्या क्या होता है इस अधिनियम में। राजनीतिक कार्य जो करता इस अधिनियम के तहत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दो विभाग अपना बनाया था, एक व्यापार के लिए अलग, एक राजनीतिक के लिए अलग। व्यापार का जो काम देखेगा वो निर्देशक मंडल देखेगा और राजनीतिक काम जो देखेगा वो नियंत्रण परिषद देखेगा। तो इसी एक्ट में ज्यादा नहीं हुआ। इसे क्या बोलते थे, फिट्स एक्ट 1784 में आया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक्ट पढ़ते हैं, 2 साल के बाद आया था, उसको बोलते हैं 2 साल के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 डिलीट होकर के आपको यहाँ पे आ जाएगा क्या 6 आ जाएगा। इसको ब्लू मार्कर से लिखेंगे तो ज्यादा आप लोग को माइंड की छाप बन जाएगी। और इस अधिनियम को देखते हैं, इस एक्ट में क्या हुआ था। इस एक्ट में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। कम ही हुआ था तो इंपॉर्टेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इस एक्ट में आपको गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार और कानून खत्म करने का अधिकार दिया गया था। और दूसरा काम जो हुआ था उसमें यह हुआ था कि सेना जो है, सेनापति जिसको बोलते हैं, सेना का जो प्रमुख है, टोटल सेना का जो हेड होता है उसको सेना प्रमुख बोलते हैं। सेना प्रमुख का भी, सेना प्रमुख किसके अंदर में काम करेगा, ये अधिकार इसको मिल गया था, जनरल गवर्नर को, ठीक ना। अच्छा हाँ, ये चीज एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं कि ये सा कौन सा गवर्नर जनरल था जो पहली बार ये क्या करते हैं, ये दोनों चीज प्राप्त किए थे। तो उस समय का जो ये गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक ना। आशा करते हैं कि बढ़िया से कंसेप्ट समझ रहे होंगे। स्पीडता के साथ हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा जान के आता है क्वेश्चन करते ताकि बेटर हो। 1786 पर, इसके बाद जो 1786 के बाद आएगा वो आएगा 1793। 1793 इसको चार्टर्ड एक्ट बोलते हैं, ठीक ना। आज यहीं तक रहने दीजिए, कोई अचानक वर्क आ गया तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। ओके।